नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं, क्योंकि पिछले 20 साल से जिस तरह से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण हो रहा है, समूह आवास में लोग रह रहे हैं, तो ऐसे समय में जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन है, उसकी भी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। और ये जिम्मेदारी खाली एसोसिएशन के पदाधिकारी स्वयं अगर लेना चाहें तो उनके लिए कठिन है। इसमें समूह आवास में या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले सभी फ्लैट के जो निवासी हैं, उनको भी आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए और एओए के पदाधिकारियों के साथ मिलकर बड़े से बड़े कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसी बिंदु पर मैं आज 3 सुझाव रखूंगा, जिनके माध्यम से सभी फ्लैट ऑनर्स और वहाँ की एओए के पदाधिकारी मिलकर अगर चाहें तो अपनी जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उसकी बिल्डिंग की लाइफ को भी सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अपने अनुभव से जो मैं कहने वाला हूँ कि अपनी बिल्डिंग की लाइफ को 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं सामान्य से बदलाव करके, और वहाँ की जो जीवन स्तर है सोसाइटी के अंदर का, उसका स्तर भी काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ग्रुप हाउसिंग के समय में जहां लोग समूह आवास में रहते हैं, तो 2 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की सेफ्टी सुनिश्चित करना और स्ट्रक्चर की लाइफ को बड़ा करना। मतलब अगर वो बिल्डिंग 50 साल में डैमेज होने की संभावना है तो उसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि उस सोसाइटी के फ्लैट के जो ऑनर्स हैं, उनके हितों की रक्षा करना। ये 2 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। और तीसरा बिंदु इसमें यह भी है कि समूह आवास में रहने वाले लोग संयुक्त रूप से अगर एक प्रयास करें तो सोसाइटी में वृक्षारोपण, साफ सफाई का अभियान और यहाँ तक कि ऑर्गेनिक फल और सब्जियां उगाने का अभियान भी सामान्य सी व्यवस्था करने में या थोड़े से खर्चे बढ़ाने में की जा सकती है। और एक बहुत ही बड़ी पेशकश होगी, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया जा सकता है इस तरह से। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें करना क्या है। दोस्तों, अगर आप समूह आवास में या ग्रुप हाउसिंग में रहते हैं तो सुरक्षा का दायित्व भी सामूहिक होना चाहिए और इसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। पहले बिंदु में मैं बात करूंगा इसमें कि अगर आप अपनी बिल्डिंग की सुरक्षा कवच बढ़ाना चाहते हैं तो एक उदाहरण के साथ में बात करता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाउसिंग सोसाइटी ने, इस सोसाइटी का नाम है गौर सिटी गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू अपार्टमेंट, इस सोसाइटी के सभी लोगों ने सामूहिक रूप से अपनी जो ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग है, पूरी सोसाइटी की बिल्डिंग का ही बीमा करा लिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्डिंग्स का बीमा करने का प्रावधान भी बीमा कंपनियों ने उठा रखा है। बीमा कंपनियां बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस है वो भी करती हैं। तो यह उदाहरण उत्तर प्रदेश का पहला उदाहरण है। हालांकि अन्य प्रदेशों में इस तरह की क्रियाएं पहले से हो रही हैं, वहाँ बिल्डिंग्स का जो बीमा है वो किया जा रहा है, बहुत कम संख्या में है। उत्तर प्रदेश का यह पहला उदाहरण है। दोस्तों, इस तरह अगर बिल्डिंग में सारे निवासी अपनी सुरक्षा कवच बिल्डिंग की बढ़ाना चाहते हैं तो किसी बीमा कंपनी से संपर्क करके अपनी पूरी बिल्डिंग का बीमा कराया जा सकता है। इस बीमा कराने से लाभ क्या होगा? दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा था ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी निवासियों ने मिलकर गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू अपार्टमेंट की बिल्डिंग का 210 करोड़ रुपए का बीमा करा लिया है और अब पूरी तरह से ये बिल्डिंग बीमा कंपनियों के माध्यम से आपकी काफी समस्याओं के लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। बीमा कवरेज के अंतर्गत 3 बिंदु आ रहे हैं मुख्य रूप से। आप चाहें तो जब बीमा कंपनी से निगोशिएट करेंगे तो इसमें बिंदुओं को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1, अगर इसमें कोई आग लगने की घटना होती है तब उस आग लगने से हुए नुकसान की पूरी भरपाई बीमा कंपनी अपने बीमा कवरेज के अंदर आपको प्रदान करेगी। इसी तरह अगर कोई भूकंप आ जाता है या प्राकृतिक आपदा आ जाती है और बिल्डिंग डैमेज होती है तो उस बिल्डिंग के डैमेज होने की स्थिति में बीमा कंपनी बिल्डिंग के डैमेज के स्तर का आकलन करते हुए उसकी भरपाई करेगी। एक उदाहरण के रूप में मैं बात करूंगा कि अभी एक दुर्घटना हुई है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक सोसाइटी में। इसका नाम है इको विलेज 1 सोसाइटी। इसी 28 जून 2022 को इस सोसाइटी के अंदर जो बिल्डर है
वो एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा था। तो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पास बिल्डर द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा था। उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की खुदाई के समय जो हाउसिंग सोसाइटी है, आवासीय बिल्डिंग थी, ग्रुप हाउसिंग की बिल्डिंग है जिसमें लोग रह रहे थे, लगभग 2000 लोग यहाँ रह रहे हैं। तो एसटीपी की खुदाई करते समय उस ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग के बेसमेंट का एक पिलर डैमेज हो गया, उसमें क्रैक आ गए और यहाँ तक कि वो लगभग 1 फुट नीचे धंस गया और इसकी वजह से बेसमेंट की स्लैब भी डैमेज हो गई, कई जगह से उसमें मलबा नीचे गिरने लगा। इस तरह की आपदा ये एक दुर्घटना है। इस तरह की आपदा को भी अपने बीमा में शामिल किया जा सकता है और ये दुर्घटना कभी भी हो सकती है। इसी तरह अगर लिफ्ट में अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है, दुर्घटना हो जाती है जो लिफ्ट की टेक्निकल खराबी की वजह से नहीं है किंतु अन्य किसी कारण से किसी व्यक्ति का कोई फिजिकल डैमेज हो जाता है, चोट लग जाती है या लिफ्ट के वेल में गिर जाता है, इन परिस्थितियों को भी निगोशिएट करके बीमा कंपनी के साथ बात करके इनको भरपाई के लिए भी क्लॉज उसमें जोड़ा जा सकता है। ये भी एक दुर्घटना है। तो दोस्तों, अगर सोसाइटी अपनी बिल्डिंग का सुरक्षा कवच बढ़ाना चाहती है तो मैं तो यही कहूंगा कि सभी सोसाइटीज को आगे आके बीमा कंपनियों के साथ टाई करके पूरी बिल्डिंग का बीमा करा लेना चाहिए। जैसे कि जब आप बैंक से कोई लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन किसी इंडिविजुअल मकान के लिए, तो बैंक भी आपको दिए गए लोन का बीमा करती है ताकि उसके लोन का अमाउंट पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी आपदा के समय अगर बिल्डिंग डैमेज हो जाती है, वो मकान जिसपे आपने लोन लिया है डैमेज हो जाता है, तो बैंक बीमा कंपनी से उस लोन के अमाउंट की भरपाई करेगी। इसी तरह, इसी उदाहरण के पैरेलल बीमा कंपनियां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, जो ग्रुप हाउसिंग की बिल्डिंग्स हैं, समूह आवास में लोग जहां 2000-3000 लोग रह रहे हैं, इस पूरी बिल्डिंग का भी बीमा करती हैं, जिसका की उदाहरण अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी के गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू अपार्टमेंट के निवासियों ने वहां के AOA के साथ मिलकर किया है। ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है और ऐसा तो मैं कहूंगा कि हर सोसाइटी को अपने AOA के साथ मिलकर, क्योंकि ये सामूहिक काम है, खाली AOA के पदाधिकारी अपने स्तर पर इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीमा की जो किस्त है, जो प्रीमियम है, वो भी सभी लोगों को सामूहिक रूप से मिलकर देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है बिल्डिंग में हुए किसी भी प्राकृतिक आपदा से डैमेज का, आगजनी का, या अभी जो डिस्कस किया किसी दुर्घटना की वजह से अगर बगल में कोई खुदाई हो रही है और बिल्डिंग डैमेज हो रही है, या लिफ्ट की वजह से या अन्य किसी कारण से जो अनफोर्सीन है, अभी जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती, उन सब पॉइंट्स को भी बीमा कंपनियों के साथ निगोशिएट करके अपने बीमा एग्रीमेंट में शामिल किया जा सकता है। एक बिंदु ये है दोस्तों। दूसरा बिंदु और भी महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपकी बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब जो इंजीनियरिंग की टेक्निक है, उससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के जो कॉलम्स हैं, बीम्स हैं और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट भी किया जाना संभव हो गया है। तो अपनी बिल्डिंग का पीरियडिकली 5 साल में, 10 साल में स्ट्रक्चर का टेक्निकल ऑडिट करा लेना आवश्यक है। इससे बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो पता लग जाती है कि बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, और अगर कोई बिल्डिंग के रीइंफोर्समेंट में, उसके सरिया में या उसकी आरसीसी के सीमेंट कंक्रीट पार्ट में कोई स्ट्रेंथ में कमी आ रही, जो शियरिंग स्ट्रेंथ है या क्रशिंग स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो उसकी जांच हो जाती है और बिल्डिंग की लाइफ पता लग जाती है कि बिल्डिंग की लाइफ अब कितनी डैमेज हो गई है। और दूसरे पार्ट में इस ऑडिट के बाद जब आपको ये पता लग जाएगा कि बिल्डिंग के कॉलम, बीम या उसके जो सीमेंट कंक्रीट का पार्ट है, उसमें अगर कोई स्ट्रेंथ में कमी आ रही है, डैमेज हो रहा है, तो उसको स्ट्रेंथन करने की भी टेक्निक डेवलप हो गई है। आप उसको फिर से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसमें सरिया को या जो रीइंफोर्समेंट है उसको इंसर्ट किया जाता है, ये टेक्निक डेवलप हो गई है। और बीम्स को, कॉलम्स को और अदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको री-स्ट्रेंथन किया जा सकता है और बिल्डिंग की लाइफ बढ़ाई जा सकती है। अब मैं बात करूंगा कि लाइफ बिल्डिंग की कितनी होती है आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की। दोस्तों, इस सवाल का एक कोई फ्लैट जवाब नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये डिजाइन पर निर्भर करता है कि बिल्डिंग का निर्माण करते समय स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने उसकी डिजाइन कैसे की है। सामान्यतः जो आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में बिल्डिंग बनाई जाती है 10 से 15 या 20-25 मंजिल तक, इंजीनियरिंग कोड्स के अनुसार उनको 100 साल तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है। लेकिन चूंकि बिल्डर का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य होता है कि उसको पैसा कमाना है, ये उसका व्यवसाय है, तो जब हम 100 साल तक के लिए बिल्डिंग डिजाइन के अनुसार निर्माण करेंगे, जब बिल्डर उसका 100 साल तक के लिए निर्माण करेगा उस डिजाइन से, तो उसमें निश्चित रूप से उसको जो कॉलम्स हैं उनके सीसी पार्ट का, जो सीमेंट कंक्रीट पार्ट है, उसका एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाना पड़ेगा।
रीइंफोर्समेंट में प्रयोग किए जाने वाले सरिये की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सामान्यतः लगता है कि सरिया में क्या है, वो तो एक ही तरह का आता है, लेकिन सरिया के अंदर स्थित इंग्रेडिएंट्स, उसमें कितना कार्बन है, कितना आयरन है, कितना और मटेरियल्स है, इनके परसेंटेज पर निर्भर करता है कि वो सरिया कितने दिनों में डैमेज होगा, उसको कोरोजन कितने दिनों में होगा। तो अगर डिजाइन के अनुसार 100 साल की लाइफ डिजाइन की जा रही है तो ये निर्माण के समय उसकी सरिया की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, वहीं से इसकी इस लाइफ का पहला चरण शुरू होता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 100 साल के लिए डिजाइन किया जा सकता है ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग्स को, लेकिन बिल्डर चूंकि उसका व्यवसाय है ऐसा करता नहीं, क्योंकि उसमें खर्चा अधिक होता है, उसके जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो सामान्यतः जो प्रचलन है उसमें जो बिल्डर अपनी बिल्डिंग का डिजाइन और निर्माण करते हैं, उस आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग की जो लाइफ है वर्तमान समय में जो बिल्डर्स बना रहे हैं, सामान्यतः उनकी बात कर रहे हैं, वो 50 से 60 साल ही होती है। तो 10 साल तो बिल्डर को अपना निर्माण करने में लग जाते हैं, उसके बाद 5 से 7-8 साल 10 साल तक सारे अपार्टमेंट ऑनर्स को ऑक्यूपेंसी में लग जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर अपनी ऑक्यूपेंसी पूरा करने में, और फिर कहीं अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन बन पाता है। तो 10-15 साल 20 साल ऐसे ही लग जाते हैं। तो फिर बिल्डिंग की लाइफ कितनी बचती है आप सोच सकते हैं। अगर बिल्डर के अनुसार डिजाइन किए गए रीइंफोर्समेंट के अनुसार बिल्डिंग अगर बनती है तो उसकी आगे की जो लाइफ है वो फिर 20 से 30 साल 40 साल ही रह जाती है। खैर कोई बात नहीं, अगर ऐसे भी है तो अगर आप बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का आप समय समय पर ऑडिट कराते रहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ की जांच कराते रहते हैं, तो जैसे ही बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में आपकी ये पता लगता है उस ऑडिट में, उस जांच में, कि बिल्डिंग का जो लाइफ है वो कम हो रही है, सरिया या उसका सीसी पार्ट जो सीमेंट कंक्रीट पार्ट है वो डैमेज हो रहा है, तो उस पर सीसी कवर बढ़ा के रीइंफोर्समेंट का कवरेज अतिरिक्त बढ़ा के उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा सभी जो सामूहिक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में लोग रह रहे हैं या जो उनके अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं कि समय समय पर हर 5 साल में बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रेंथ का या सुरक्षा कवच बढ़ाने के लिए बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का टेक्निकल ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट करा लेना चाहिए। और जैसे ही ये पता लगे कि बिल्डिंग डैमेज हो रही है तो उसको स्ट्रेंथन करने के सारे उपाय अपनाने चाहिए। इस तरह अगर आप अपनी सोसाइटी या अपनी सोसाइटी की बिल्डिंग को लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो जो बिल्डर ने बिल्डिंग 50-60 साल के लिए निर्माण की है उसके अनुसार इतनी लाइफ चल सकती है, वो बिल्डिंग 100 साल तक भी चलाई जा सकती है। इतना बड़ा अंतर आ सकता है अगर आप जांच करते रहते हैं अपने बिल्डिंग के स्वास्थ्य की। इसको हम स्वास्थ्य ही कहेंगे। जैसे आप अपने स्वास्थ्य की जांच करते हैं, अपनी गाड़ी का बीमा कराते हैं, उसके स्वास्थ्य की जांच करते हैं, समय समय पर सर्विसिंग कराते रहते हैं, इसी तरह बिल्डिंग के लिए भी बिल्डिंग की सर्विसिंग कराना, सर्विसिंग का मतलब बिल्डिंग का एनुअल मेंटेनेंस किया जाना आवश्यक है। हर 5 साल पर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की टेक्निकल स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाना आवश्यक है और ऑडिट के अनुसार फिर बिल्डिंग को स्ट्रेंथन किया जाना आवश्यक है। इससे बिल्डिंग की लाइफ डबल की जा सकती है। दोस्तों, चूंकि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पिछले 25, 20, 30 साल से ही बनाई जा रही है यूपी में, तो इस तरह की जो ऑडिट्स हैं इनका प्रचलन अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बिल्डिंग डैमेज होने की तरफ बढ़ रही है, लोगों का रुझान इधर बढ़ा है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है। तो मैं दूसरे बिंदु के रूप में यही कहना चाहूँगा कि सभी अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशंस को वहाँ के निवासियों के साथ सहयोग करके और निवासियों को सामूहिक सहयोग करके बिल्डिंग का टेक्निकल ऑडिट कराने का भी एक प्रोविजन रखना चाहिए, जिससे बिल्डिंग की लाइफ आप दोगुनी कर सकते हैं। और तीसरे बिंदु के रूप में मैं ये कहूँगा कि जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं उसमें बाउंड्री वॉल के किनारे बीच में जो प्ले ग्राउंड्स हैं वहाँ पे ग्रीनरी लगी हुई है, ऐसे कई स्थानों पर आप चिन्हित कर सकते हैं और वहाँ पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, या जो पीवीसी पाइप्स हैं उनके अंदर सब्जियों के प्लांट उगाए जा सकते हैं। पाइप को बीच बीच में काट देते हैं, हॉरिजॉन्टल उनको ले कर देते हैं और इन पाइप्स को एक स्टील के गर्डर का स्ट्रक्चर बना के या स्टील का एंगल का स्ट्रक्चर बना के कई लेयर्स में, मल्टी लेयर में कई मंजिले बनाए जा सकते हैं। और उस पर अगर आप देखें कि बाउंड्री वॉल के किनारे हर सोसाइटी में 3 से 4 मीटर 5 मीटर की जगह रहती है जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं बाउंड्री वॉल के किनारे सुंदरता के लिए, तो वो पेड़ पौधे अपने स्थान पर रहेंगे, उनके बीच में जगह निकालकर ये वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक सब्जियों का उगाया जाना संभव है। और इसी तरह बीच बीच में जो ग्रीन एरिया है या जो अपार्टमेंट्स की छतें हैं उनका प्रयोग करके या अन्य स्थानों पर जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के निवासी हैं तय करते हैं, उन स्थानों पर एक बड़े बृहद रूप में ये काम किया जा सकता है।
और इस काम को करने के लिए हम लोगों को जो अपार्टमेंट ऑनर्स हैं वो किसी प्रोफेशनल सब्जी उगाने वाले को हायर कर सकते हैं। वो फ्री में आपकी सोसाइटी के अंदर ये सब्जियां और फल और फूल वाले पौधे लगाने का काम, उगाने का काम और आपको देने का काम भी करेगा। और अगर ज्यादा होती है तो वो बेच लेगा या आपको उसी कॉस्ट पर देने के लिए ये एग्रीमेंट कर सकता है जिस कॉस्ट पर उसकी लागत आई है, और बचे हुए अपने प्रोडक्ट को, बचे हुए अपनी उपज को वो बेच सकता है। इस तरह सामूहिक आवास में सामूहिक लोगों की साझेदारी से ये 3 बड़े निर्णय लेके बिल्डिंग की सुरक्षा का कवच आप बीमा कराने के माध्यम से कर सकते हैं। बिल्डिंग की स्ट्रक्चर सेफ्टी का कवच आप पीरियोडिकल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट करा के कर सकते हैं और बिल्डिंग को उस स्ट्रक्चर ऑडिट के रिजल्ट से स्ट्रेंथन करके उसके कॉलम्स को, स्ट्रक्चर्स को आप उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, दोगुनी तक लाइफ की जा सकती है। और खाली स्थान पर आप फूल पौधों से भरा हुआ अपना लॉन कर सकते हैं और सब्जियां भी उगा सकते हैं ऑर्गेनिक रूप से, जिससे वहां के निवासियों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और एक अनुकरणीय पहल आप कर सकते हैं अपने अपार्टमेंट में। दोस्तों, इसी के साथ में एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी के गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू अपार्टमेंट के अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन को और वहां के निवासियों को इस अनुकरणीय पहल के लिए जो उन्होंने पूरी बिल्डिंग का बीमा कराया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो को देखकर उनकी उस पहल का फॉलो करके मैं तो कहूंगा पूरे यूपी के सभी अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन को और वहां के निवासियों को सहयोग करके अपनी बिल्डिंग्स का बीमा करा लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बताना अति महत्वपूर्ण है कि जिन अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हो गया है वही एसोसिएशन इस बीमा कराने के लिए मान्य है लीगली, क्योंकि जब किसी संस्था में किसी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तभी उस संस्था की लीगल वैल्यू होती है और लीगल वैल्यू होने के बाद ही कोई भी बीमा कंपनी आगे आके आपका बीमा करेगी। या अन्य कोई सुविधा किसी सरकारी माध्यम से आप लेना चाह रहे हैं तो जब तक आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा, विधिक मान्यता प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक कोई भी सरकारी संस्था या बीमा कंपनी आके आपकी सोसाइटी की बिल्डिंग का बीमा नहीं करेगी। तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि सभी अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन अपनी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन के बाद ये जो अनुकरणीय पहल लोगों ने की है इस पे आगे बढ़े। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।